हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं रविंदर सिंह और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल केमिस्ट्रीडिया पर। ठीक है बेटा, अपना एक लेक्चर मतलब जो बोर्ड का जो रिवीजन चल रहा है बेटा, उसका एक लेक्चर अपना कंप्लीट हो चुका है। दूसरे लेक्चर को आज अपन स्टार्ट करने वाले। तो बेटा आज इस लेक्चर में क्या होने वाला है तुम्हारे पास में। इस लेक्चर में बेटा आपको उपसंयोजन योग के बारे में बताया जाएगा और आपके पास में सेकंड केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, सेकंड केमिस्ट्री बोले तो आपके पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा आपकी जो रिएक्शंस वगैरह इंपॉर्टेंट या इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस वगैरह हैं, थोड़ा बहुत आपको IUPAC के बारे में बताएंगे और जो थोड़ी बहुत जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा उसके बारे में बताएंगे तुम्हें। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट वाला जो जैवाणु का चैप्टर है उसके लिए पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आज चलो स्टार्ट कर रहे हैं। अपने पास में फर्स्ट केमिस्ट्री का क्या बोलते हैं चैप्टर था अपने पास में, उपसह संयोजन यौगिक। ठीक है बेटा, उपसह संयोजन यौगिक, इनको बेटा अपन जटिल यौगिक भी कहते हैं। ठीक है ना, जटिल यौगिक। अब बेटा ये यौगिक कैसे होते हैं समझ लो थोड़ा सा बेटा। इसमें से छोटी छोटी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो जैसे मान चलो ये मेरे पास में कोई उपसहसंयोजी यौगिक है FeCN का होल 6 और यहाँ पे बेटा यहाँ पे लिखा हुआ चलो मान लो K4। ठीक है, तो बेटा देखो जो बड़े ब्रैकेट के बाहर जो लिखा होता है ना उसको बेटा अपन बोलते हैं आयनिक परिसर। तो बेटा ये तो हो गया तुम्हारे पास में आयनिक परिसर। ठीक है ना, उसके बाद बेटा बड़े ब्रैकेट के अंदर जो अपने पास में जो मेटल एटम लिखा हुआ उसको अपन बोलते हैं केंद्र धातु परमाणु। उसके बाद में बेटा अगला जो अपने पास में है जो मतलब केंद्र धातु परमाणु का अलावा बेटा जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ उसे बोलते हैं अपन लिगेंड। ठीक है, तो बेटा छोटी छोटी डेफिनेशंस के बारे में सुन लो। सबसे पहले अपने पास में केंद्र धातु परमाणु क्या होता है। तो भाई साहब ऐसा धातु उपसहसंयोजी यौगिक में उपस्थित हुआ धातु परमाणु अथवा आयन जिससे एक निश्चित संख्या और ज्यामिति में लिगेंड जुड़े होते हैं उसे अपन बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। लिगेंड क्या होता है कि उपसहसंयोजी परिसर में उपस्थित वे परमाणु अथवा यौगिक अथवा आयन जिनसे एक निश्चित संख्या और ज्यामिति में जो मतलब एक निश्चित संख्या और ज्यामिति में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं उन्हें बेटा वो अपन क्या बोलते हैं लिगेंड बोलते हैं। ठीक है ना, अब बेटा देखो जो लिगेंड है उनका बेटा अपने पास में वर्गीकरण रहता है। तो देखो अगर आवेश के आधार पर बात करें तो बेटा 3 प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश तो उदासीन। ठीक है ना, अगर बेटा अपन यहाँ पे बात करें इसकी मतलब धनतुकता के आधार पर या इनके द्वारा बनाए गए उपसहसंयोजी आबंधों के आधार पर, तो बेटा ये 4 प्रकार के होते हैं एक्चुअल में। एक होता है तुम्हारे पास में एक धनतुक को बेटा धनतुर भी बोला जाता है, ध्यान रखना। एक होता है बेटा द्विधनतुक और एक होता है अपने पास में बहुधनतुक, तो एक होता है बेटा उभयधनतुक। तो बेटा एक धनतुक कौन से होते हैं जो एक सहसंयोजी आबंध बनाते हैं, जैसे अपने पास में क्लोरीन है ना, फ्लोरीन है, अपने पास में NO3 है NO3 नेगेटिव है आपके पास में SO4-2 है। ठीक है बेटा, ये सब के सब। और बोले तो अपने पास में H2O है। ठीक है, और बोले तो NH3 है। तो बेटा ये सब के सब ऐसे लिगेंड है बेटा जो अपने आप में एक धनतुक है। ठीक है ना, द्विधनतुक कौन से होते हैं बेटा जो एक बार में 2 आबंध बनाते हैं, है ना। तो उनके एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ ऑक्सीडेटिव आयन C2O4-2। ठीक है बेटा, उसके बाद में अपने पास में और इसका एग्जाम्पल है तो एथिलीन डाइअमीन है, इसको EN बोलते हैं। बहुधनतुक में बेटा जो 3 या 3 से अधिक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे अपने पास में एथिलीन ट्राइअमीन है। उभयधनतुक कौन से होते हैं बेटा, उभयधनतुक एक्चुअल में वो लिगेंड होते हैं जो बेटा जुड़ने की क्षमता तो 2 परमाणु द्वारा रखते हैं पर जुड़ते केवल एक ही परमाणु के द्वारा है। ठीक है ना, जैसे अपने पास में CN नेगेटिव है तो यहाँ पे बेटा CN जो है वो कार्बन के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ऐसे बेटा HCN नेगेटिव है, यहाँ पे सल्फर के द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पे बेटा जैसे आपके पास में NO2 नेगेटिव है, ये नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब बेटा ये इसके पास क्षमता नाइट्रोजन द्वारा जुड़ने की भी होती है, तो बेटा इसको फिर उस कंडीशन में लिखते हैं NC नेगेटिव आइसोसाइनाइड, इसको बेटा आइसोथायोसाइनाइड बोलते हैं। तो ये होता है अपने पास में NCS नेगेटिव। यहाँ पे बेटा ये नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ गया, इसको एक देते बेटा SiO नेगेटिव। ये मैं यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ गया, तो बेटा इन्हें बोलते हैं अपन उभयधनतुक लिगेंड। ठीक है बेटा, इसके बाद में अपने पास में जो बेटा अगला टॉपिक बनता है, बेटा थोड़ा सा फास्ट हूँ, आप लोग मतलब अपने हिसाब से बेटा इन चीज़ों को मेंटेन करते हुए चलना। ठीक है, अब बेटा इसके बाद में होता है आपके पास में एक केंद्र को बहुकेंद्रक संकुल। सिंपल वैसे बोल रहा हूँ, एक केंद्रक संकुल वो होता है जिसमें केवल एक ही धातु परमाणु होता है, मतलब एक ही उपसहसंयोजी परिसर होता है। बहुकेंद्रक बेटा अपने पास में वो होते हैं जिनमें कम से कम मतलब 2 धातु परमाणु होते हैं और जितने धातु बेटा परमाणु होते हैं उतने ही वहाँ पर उपसहसंयोजी परिसर भी होते हैं। ऐसे बेटा एक और होता है अपने पास में समरूप और समरूप संकुल। समरूप कौन से होते हैं
जिनमें बेटा सभी लिगेंड समान होते हैं, मतलब समान रूप वाले होते हैं, एक जैसे होते हैं, उन्हें बोलते हैं समरूप संकुल। असमरूप कौन से होते हैं बेटा? ऐसे उपस्थिति यौगिक जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? असमरूप संकुल। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा अपने पास में जो अगला जो टॉपिक है, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे बात करूँ थोड़ी सी IUPAC की। तो बेटा IUPAC क्या रहे, कैसे लिखते हैं इसका? IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है इसका? तो IUPAC में देखो यहाँ पे, जैसे मेरे पास में कंपाउंड है, मान लो FeH2O का होल थ्राइस, और यहाँ पे बेटा तुम्हारे पास में रह गया CN का भी चलो होल थ्राइस। ठीक है बेटा। यहाँ पे चार्ज की बात करें तो चार्ज है अपने पास में, ये मान लो यहाँ पे मैं लिख दिया चार्ज है अपने पास में +5। ठीक है, थोड़ी देर वैसे ही बोले थे हम पेरेंट्स को, है ना, रैंडम ही बेटा, मैंने वैसे एग्जाम्पल ही लिया, पहले से +5 नहीं बनेगा यहाँ पे, चाहे थोड़ा सा अपने को कम रखना पड़ेगा। ठीक है। चलो कोई चार्ज नहीं है इस पर, ठीक है ना, आप सही है। तो बेटा इसका नाम लिखने जाए, देखो सबसे पहले बेटा नाम लिखते हैं अपन लिगेंडों का। अगर बाहर बेटा कोई प्रेशर वगैरह होता तो अगर आयनिक प्रेशर यहाँ पे है तो पहले आयनिक प्रेशर का नाम, अगर आयनिक प्रेशर यहाँ पे है तो इस वाले आयनिक प्रेशर का नाम सबसे लास्ट में। और बेटा अगर अपन यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट का नाम लिखेंगे तो पहले नाम किसका लिखा जाएगा? लिगेंडों का। और बेटा लिगेंड अगर दो तरह के हों तो बेटा उनका नाम लिखा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। जैसे यहाँ पे एक तो है साइनाइड, एक है एक्वा। तो बेटा एक्वा स्टार्ट होता है A से और साइनाइड स्टार्ट होता है C से, तो पहले हम इसका लिखेंगे। लिगेंडों के लिए बेटा पूर्णांकों का यूज होता है, तो जैसे 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, इस तरह से। तो बेटा इसका नाम लिखेंगे अपन ट्राई एक्वा। उसके बाद बेटा ट्राई एमीन, सॉरी एमीन साइनिडो। बेटा नेगेटिव लिगेंड के नाम के पीछे बेटा या तो ओगी साउंड देते हैं या ओगी साउंड, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में ट्राई साइनिडो। चलो ऐसे लिखे देना। उसके बाद बेटा अगर यहाँ पे चार्ज अगर नेगेटिव हो तो बेटा धातु के नाम के पीछे 8 जोड़ते हैं। अगर यहाँ पे चार्ज कुछ नहीं है या फिर पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा धातु को सिंपल नाम लिखा जाता है, जैसे Fe को अपन बोलेंगे यहाँ पे आयरन। अगर बेटा यहाँ पे नेगेटिव होता है तो Fe को बोलते हैं अपन फेरिट। अब इसके बाद बेटा धातु की अवस्था लिखी जाएगी, जिसका मतलब धातु की अवस्था कैसे निकालेंगे? इसको बोला X प्लस का H2 का चार्ज 0 इंटू में 3 प्लस का, यहाँ पे साइड पे चार्ज होता है -1 इंटू में 3 और बराबर में 0। सोल्व किया इसको बेटा x-3 बराबर 0, तो बेटा x बराबर हो गया +3। और बेटा ध्यान रखना धातु की ऑक्सीजन अवस्था मतलब 99% केसेस में पॉजिटिव होती है, और बेटा ये मान लो 1% केसेस में 0 होती है, पर नेगेटिव कभी नहीं होती। ठीक है बेटा, अगर नेगेटिव और ऑक्सीजन अवस्था निकल गया तो बेटा समझ लेना आपने गलत कर दिया उसको। इसके बाद बेटा अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे वर्नर के सिद्धांत की। तो बेटा वर्नर ने क्या दिया था? वर्नर का सिद्धांत यहाँ पे लिखे अपन, वर्नर का सिद्धांत। तो बेटा वर्नर ने क्या बोला? वर्नर को बेटा एक्चुअल में ऊपर सहसंयोजी यौगिक के रसायन का बेटा जनक कहते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखना है इसका, जटिल यौगिकों के रसायन का जनक। और उसके बाद बेटा इसने मतलब अपनी जो थ्योरी दी थी, जो सिद्धांत दिए थे उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने बात की बेटा संयोजकता की। तो इन्होंने बोला था कि भाई संयोजकता दो तरह की होती है, एक तो होती है आपके पास में प्राथमिक या प्रमुख संयोजकता, और दूसरी होती है बेटा द्वितीयक। ठीक है बेटा, प्राथमिक में इन्होंने बोला था कि प्राथमिक संयोजकता एक्चुअल बेटा यहाँ पे प्राथमिक संयोजकता जो बात बोली थी बेटा वो आयनिक प्रेशर के लिए बोली थी। तो उन्होंने कहा था कि भाई साहब ये इस सब संयोजकता से जुड़े हुए जो आयन होते हैं वो बेटा आसानी से जल में क्या मतलब जल में, जैसे अगर मैं इसको जल में डाल दूँ तो बेटा ये क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं आसानी से, मतलब अलग हो जाते हैं यौगिक से। उसके बाद दूसरा बेटा इनको डॉटेड लाइन द्वारा दिखाते हैं, इन्हें बेटा बड़े कोष्टक के बाहर लिखा जाता है, इस वजह से बेटा ये अंतर क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, अंतर क्षेत्र का निर्माण करते हैं बेटा। अगर बेटा इनकी बात करें तो बेटा यहाँ पे द्वितीय संयुक्ता बेटा लिगेंडों की बात हुई, जो लिगेंडों के लिए अगर बेटा अपन बोलें तो बेटा इनकी संख्या और ज्यामिति कैसी होती है? निश्चित होती है, संख्या निश्चित होती है इनकी। दूसरी बात बेटा ये है कि इन्हें अपन हमेशा एक सतत रेखा द्वारा दिखाते हैं, और बेटा ये ऊपर सहसंयोजी परिसर में बोले तो बड़े कोष्टक के अंदर लिखे जाते हैं, इस वजह से बेटा ये अंतर क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। और चौथी बात बेटा कौन सी अपने पास में कि बेटा ये जो है मतलब अपने क्या बोलते हैं विलयन में आयन नहीं बनाते, आयनित नहीं होते। तो बेटा इसका मतलब ये कि इनके जो आबंध है वो कैसे होते हैं? प्रबल होते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा इन्होंने बात की, दूसरा इन्होंने पॉइंट बोला था, मतलब संयुक्ता के बाद में दूसरा पॉइंट बोला था इन्होंने कि भाई साहब इनमें से मतलब जो आयनिक परिसर वो आसानी से आयनित हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा अपन क्रिया विधि वगैरह को आराम से परीक्षित कर सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके अलावा बेटा कुछ कंपाउंड्स की शकल वगैरह की बात हुई थी कि बेटा उनकी संरचना वगैरह कैसे बनती है। तो बेटा संरचना की बातें सुन लो। जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास में कंपाउंड दे दिया गया COCl3 डॉट का 5H2O। ठीक है। तो बेटा इसको अगर मैं आज के पैटर्न में लिखूँ तो बेटा आज के पैटर्न में इसको ऐसे लिखा जाएगा COH2O का होल 5, यहाँ पे बेटा Cl और ब्रैकेट के बाहर Cl2।
ये बेटा आज के तरीके में ऐसे लिखा जाएगा, मतलब डॉट के बाद में जो कुछ भी लिखा होगा लिगेंड होंगे, वो आपको बेटा टोटल लिगेंड यहाँ पर मान होते 6। तो बेटा 5 तो हो गए मेरे पास में H2O, छठवां मान लिया मैंने Cl में से, और फिर 2 Cl बेटा बचे हुए किसमें चलेगा, आयन परमाणु। सकल कैसे बनाएंगे, CO हो गया केंद्रीय धातु परमाणु। उसके बाद बेटा पहला लिगेंड यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास में H2O, दूसरा लिगेंड आपके पास में यहाँ पे आएगा H2O, उसके बाद बेटा तीसरा अपने पास में यहाँ पे आएगा H2O, चौथा H2O बेटा यहाँ पे, पांचवा H2O बेटा यहाँ पे, और छठवा बेटा जो Cl है वो आएगा यहाँ पे। आयनिक फलसर में बेटा अगर एक आयन होता है तो बीच में डॉटेड लाइन से जोड़ते हैं, 2 होते हैं तो बेटा साइड में ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है बेटा। अगर 3 होते हैं तो बेटा यहाँ पे तीसरी लाइन डॉट वाली लाइन बना के तीसरे वाले को जोड़ देते हैं, ठीक है बेटा। इस तरह से अपन बनाते हैं कि सकलों को, ठीक है। अब बेटा इसके बाद में अपन बात करने जा रहे हैं CFT थ्योरी की। CFT थ्योरी की बेटा मैं पहले बात कर रहा हूँ, VVT की बाद में करूँगा, पर एक्चुअल में बेटा बात यह है कि VVT पहले पढ़नी होती है, CFT बाद में। तो मैं बात करूँ जानबूझ के CFT की पहले, ठीक है ना। बेटा CFT में क्या हुआ था, CFT जो थ्योरी है बेटा वो डी कक्षक के लिए एप्लीकेबल है, वो भी डी कक्षक किसका, केंद्रीय धातु परमाणु। 1 2 3 4 5 डी कक्षक में बेटा ध्यान रखना कि इसके पहले वाले का नाम होता है DXY, दूसरे वाले का नाम DYZ, तीसरे वाले का नाम DXZ, चौथे वाले का नाम होता है बेटा DX² माइनस का y², और इसका पांचवे वाले का नाम होता है बेटा DZ²। ये बेटा शुरुआत वाले जो 3 दिख रहे हैं बेटा ये होते हैं निरक्षक, और नाम बेटा तीनों का मिला के बोला जाता है T2G। 2G बेटा बेस में लिखा होता है ठीक है। ये बेटा जो 2 है बेटा ये होते हैं अच्छे, और इन दोनों को बेटा मिला के बोलते हैं अपन EG, ठीक है ना। अब बेटा देखो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने को पता है डी कक्षक, तो डी कक्षक के पास में होंगे इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जो अपना इसमें बेटा क्या होता है कि सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं 6 लिगेंड वालों के लिए, बोले तो बेटा अष्टफल के कंपाउंड्स के लिए, ठीक है ना। 6 लिगेंड वालों के लिए यौगिक, तो बेटा 6 लिगेंड वाले यौगिकों में बेटा जो लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन है बेटा वो अच्छों से प्रवेश करते हैं, कहाँ से, अच्छों से प्रवेश करते हैं बेटा, ठीक है ना। बेटा अगर अच्छों से प्रवेश कर रहे हैं तो इसका मतलब एक अच्छे वालों के साथ में प्रतिकर्षण ज़्यादा और मिर्च वालों के साथ में प्रतिकर्षण कम। तो बेटा यहाँ पे ये भी बात बोलेगी कि बेटा प्रतिकर्षण के द्वारा कक्षक की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो अपने को पता भाई अच्छे के साथ में टक्कर मतलब ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा तो बेटा इसकी ऊर्जा ज़्यादा बढ़ेगी और इसकी ऊर्जा कम। तो बेटा इसकी वजह से क्या होगा, ये जो कक्षक है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो बेटा ओवरऑल अपन बोले एवरेज बोले, तो बेटा एवरेज में क्या हुआ था कि 5 कक्षकों की ऊर्जा बढ़ी थी, भले इनकी ज़्यादा इनकी कम बढ़ी थी, वो बढ़ी थी बेटा 5 की। तो बेटा इसको अपन यहाँ पे मध्यवर्ती के रूप में इस तरह से बनाते हैं 3 4 और 5। तो बेटा 5 में भी अपन ने क्या देखा कि बेटा T2G जो है, सॉरी EG जो है, इसकी बेटा एनर्जी ज़्यादा बढ़ी है, तो इनको तो बेटा ज़्यादा ऊंचे स्तर पर रखेंगे, और जो अपने पास में T2G बेटा उनको रखेंगे नीचे वाले स्तर में। इस तरह से दोनों के बीच में बेटा जो ऊर्जा गैप होगा उसको अपन बोलेंगे डेल्टा नॉट, बोले तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। अगर बेटा अपने पास 4 लिगेंड वाले यौगिक है या बोले तो चतुष्फल की है, बेटा वर्ग समतुल्य शो करते हैं, इस वाली थ्योरी को ध्यान रखना है ना। 4 लिगेंड वाले बेटा इनमें जो लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन बेटा वो निरक्षों से आते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास बेटा यहाँ पे निरक्षों के साथ प्रतिकर्षण ज़्यादा, अच्छे के साथ प्रतिकर्षण कम। तो बेटा केवल यहीं पर चेंज आएगा, बाकी की पूरी चीज़ सेम रहेगी। बेटा यहाँ पे चेंज आएगा तो क्या हुआ कि जो ऊपर वाले डब्बे हैं वो तो हो जाएंगे बेटा 3, और जो नीचे वाले हैं बेटा वो हो जाएंगे अपने पास में 2, ऐसे करके, ठीक है बेटा। तो ये अपने पास में T2G और ये अपने पास में EG, फिर से गैप को क्या बोलेंगे, डेल्टा नॉट। अब बेटा अगर आपके पास में मतलब प्रबल लिगेंड हो तो बेटा प्रबल लिगेंड के लिए ध्यान रखना कि बेटा प्रबल लिगेंड के लिए डेल्टा नॉट का बेटा सॉरी EP का जो मान है वो बेटा कम होता है किससे, डेल्टा नॉट से। इस वजह से क्या होता है कि 1 2 जैसे तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो बेटा तीसरा इलेक्ट्रॉन फिर ऊपर जाने की वजह क्या होगा, युग्मित हो जाएगा, क्योंकि बेटा युग्मन ऊर्जा का मान कम है और डेल्टा नॉट का मान ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन बेटा कम ऊर्जा का खर्चा करता है, तो इस वजह से क्या करेगा, EP के बराबर एनर्जी खर्च करेगा, आराम से युग्मित हो जाएगा। अगर बेटा दुर्बल लिगेंड होगा तुम्हारे पास में तो बेटा उसके लिए ध्यान रखना कि बेटा दुर्बल लिगेंड में क्या बोलते हैं, जो EP है उसका मान बेटा ज़्यादा होता है डेल्टा नॉट से। तो इस वजह से बेटा जैसे तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो बेटा तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे युग्मित होने की बजाय यहाँ पर युग्मित अवस्था में पाया जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे युग्मन ऊर्जा का मान ज़्यादा, डेल्टा नॉट का मान कम। तो जो इलेक्ट्रॉन बेटा वो डेल्टा नॉट का खर्चा करेगा वो कहाँ पे जाएगा, ऊपर, ठीक है बेटा। तो इस वजह से आपके जो प्रबल लिगेंड है बेटा वो युग्मन करवाते हैं और दुर्बल लिगेंड युग्मन नहीं करवाते VVT थ्योरी में, ठीक है बेटा। तो ये बात थी अपने पास में CFT की, मैं 18 इसको उठा दें, चलो ये क्या अब इसके बाद बेटा बात करते हैं अपन VVT की, ठीक है ना। VVT को बेटा बोलते हैं अपन संयोजकता आबंध सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत।
इसको बेटा शॉर्ट में बोला जाता है VBT, ठीक है, ध्यान रखना। बेटा इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, बताइए भाई ये वाला कंपाउंड जो है वो चुंबकीय प्रकृति का है, मतलब अनुचुंबकीय प्रकृति का है, या चुंबकीय प्रकृति का है, निम्न चक्र संकुल है या उच्च चक्र संकुल है। और या फिर बेटा बोले तो आपसे चक्कर पूछ संकरण पूछ रहे, ज्यामिति पूछ रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेटा एक सिंपल एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझा रहा हूँ। Fe H2O का होल 6 चार्ज बेटा H2 का +2, ठीक है बेटा। अब इस वाले कंपाउंड्स के लिए मेरे को कुछ सारी चीज़ें, सारी कंडीशन में एक ही में डिफाइन करके दिखा दूँ। तो बेटा इसका पैटर्न होता है, पैटर्न में क्या है कि बेटा सबसे पहले अपन जो केंद्र धातु परमाणु बेटा उसका अपन निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद बेटा 3d6 और 3d6 के बाद बेटा 4s2, ठीक है ना, इस तरह से। अब बेटा इनमें जब इस तरह से आया तो देखो ये बेटा जो H2O वो एक ध्रुव लिगेंड होता है, साइनाइड एक प्रबल लिगेंड होता है, ध्यान रखना। NH3 बेटा कंडीशनल होता है, कार्बोनिल भी एक CO जो होता है बेटा वो भी एक प्रबल लिगेंड होता है, और सब के सब एल्यूमिन बेटा ध्रुवल लिगेंड होते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बेटा अगर ध्रुवल लिगेंड आए और 6 लिगेंड वाला कंपाउंड हो तो बेटा वहाँ पे अपन 2 अतिरिक्त कक्षक बना के चलेंगे। तो एक बना देंगे 4p0, एक बना देंगे 4d0, ठीक है बेटा। उसके बाद में क्या करेंगे अपन, धातु की निकालेंगे ऑक्सीजन अवस्था। तो बेटा यहाँ से अगर मैं निकाल के देखूँ तो Fe की कितनी निकल गई, यहाँ पे आया x, उसके बाद में H2 का चार्ज होता है 0 इंटू में 6, उसके बाद बेटा इसका चार्ज होता है तुम्हारे पास में बराबर में +2। तो बेटा x बराबर कितना हो गया तुम्हारे पास में, x बराबर हो गया +2। तो बेटा इसका मतलब है कि यहाँ पे जो Fe है बेटा वो +2 वाला है। +2 का मतलब Fe के पास में 2 इलेक्ट्रॉन कमी, तो बेटा यहाँ से ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो पीछे से बेटा कम करके बुलाते हैं, तो देखो इसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास में, तो बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कम होंगे, यहाँ से। तो बेटा इसका जो विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, उसमें बेटा 4s0 4p0 और 4d0, ठीक है बेटा। इसमें बेटा 3d जो है इसमें बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा यहाँ से अपन इनके इलेक्ट्रॉनों को इनके कक्षकों में भरने का नंबर लगाएंगे। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे 3d6, तो बेटा इसके पास में कितना हो गया 1 2 3 4 5 4s0 बेटा। उसके बाद में बेटा अपने पास में 4p0, उसके बाद बेटा 4d0, ठीक है। उस 4d में डी में बेटा 5 कक्षक बनते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5। अब बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखे हैं 1 2 3 4 5 और ये छठवां यहाँ पे, ये बेटा सब के सब खाली है। अब बेटा मैंने देखा यहाँ पे ध्रुवल लिगेंड बेटा ध्रुवल जो है वो युग्मन नहीं करवाते इलेक्ट्रॉन का, तो मैं यहाँ पे इस बात को लिखूंगा यहाँ पे कि H2O एक ध्रुवल लिगेंड है, ध्रुवल लिगेंड है, इसलिए यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं करेगा, युग्मित नहीं करेगा। तो बेटा अगर युग्मित नहीं किए तो बेटा आपके पास में ये वाले कक्षक ही खाली बचेंगे। तो अपन क्या बोलेंगे इसके बाद में, रिक्त कक्षकों में लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन भरने पर। तो मैं इस बात को चलो यहीं पर लिख दे रहा हूँ, और रिक्त कक्षकों में लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन भरने पर। अच्छा एक बात बोलूँ, जैसे आपने यहाँ पे बोला है ना भाई ये युग्मित नहीं करेगा, तो बेटा इसके बाद में ये वाले डब्बे सेम टू सेम बनेंगे यहाँ पे, तब इसके बाद बेटा ये वाली लाइन आती है अक्षर में, ठीक है। और बेटा मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, थोड़ा सा टाइम भी कम है बेटा, क्योंकि वीडियो फिर लेंथी हो जाएगा, तो इस वजह से बेटा मैं थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पे हो गया 3d6, तो 1 2 3 4 5, तो बेटा 1 2 3 4 5 और ये 6, और 4s में बेटा अपने पास में खाली है। उसके बाद बेटा अपना जो 4p है वो भी खाली है। उसके बाद बेटा अपना 4d जो है वो भी खाली है, ठीक है बेटा। तो अब इनमें भरेंगे बेटा लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन। तो बेटा लिगेंड अपने पास में कितने 6, तो पहले वाले के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरे वाले के यहाँ पे, तीसरे वाले के, चौथे वाले के, पांचवें वाले के, छठवें वाले के, ठीक है बेटा। एक बार फ्रेम चेक कर लूँ मैं, हाँ सही है, सही बेटा। तो अब देखो इसके जवाब सुन लो सारे। पहली बात बेटा यहाँ पे आपसे किसी ने कहा भाई संकरण बताइए, तो बेटा देखो यहाँ पे शुरुआत में एस में गया 1, पी में गई 3 और डी में गई 2, ये इसका संकरण है Sp3D2। पी में 3 गए, डी में 2 गए। ज्यामिति बेटा ध्यान रखना 6 लिगेंड वालों के लिए बिल्कुल फिक्स है। तो बेटा ये अष्टफलकीय होते हैं, कैसे अष्टफलकीय। इसके बाद बेटा यहाँ पे चक्रण की बात करें, तो बेटा चक्रण में आप ध्यान रखना कि देखो अपने जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है उस डी कक्षक में भरे गए जो मैंने एक्स्ट्रा बनाया था। तो बेटा ये होता है बाई डी कक्षक। अगर इसमें भरे जाते जो पहले से इसके विन्यास में आ रहा है तो बेटा इसको अपन बोलते हैं अंतर डी कक्षक, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे अपने पास में ये हो गया अपने पास में बाई डी कक्षक, तो बेटा ये होगा अपने पास में बाह्य कक्षक संकुल। और जो बेटा बाह्य कक्षक संकुल होते हैं उन्हें बेटा उच्च चक्रण संकुल भी बोलते हैं, उच्च चक्रण
शंकुल। ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा बात है चुंबकीय प्रकृति की। आप चाहे बेटा अपने आंसर को कोड कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। चुंबकीय प्रकृति में क्या है कि देखो यहाँ पे आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन दिखे हैं, अगर बेटा युग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो बेटा अनुचुंबकीय, अगर सबके सब इलेक्ट्रॉन युग्मित हो तो प्रतिचुंबकीय। बेटा इसकी प्रकृति कैसी रहेगी, अनुचुंबकीय। तो बेटा ये सारे इसके जवाब है, इन चीज़ों में से आगे कोई एक दो चीज़ें वो पूछ सकता है, ठीक है बेटा। तो ये होता है आपके पास में वीडियो में 18 में इसको, ठीक है, गुड। चलो बेटा अब बेटा देखो थोड़ी सी मैं बात बोलूंगा बेटा समायोता के लिए, ठीक है ना। समायोता क्या होती है या समायोगी क्या होते हैं बेटा, तो दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके बेटा क्या बोलते हैं, जो अणुसूत्र है बेटा वो समान होते हैं, परंतु जिनके बेटा क्या बोलते हैं भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है उन्हें बोलते हैं समायोगी। तो बेटा और प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं समायोता। बेटा जो समायोता है बेटा वो एक्चुअल में दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आपके पास में संरचनात्मक, एक होती है ज्यामिति वाली, ठीक है बेटा। तो संरचनात्मक में जैसे आपके पास में है आयनन समायोता, तो बेटा वो उसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है, आयनिक परिसर में। दूसरी होती है बेटा जलयोजन समायोता, तो बेटा उसमें क्या आता है, उसमें किसका डिफरेंस आता है, जल के अणुओं का, कि मतलब जो आपके पास में क्या बोलते हैं उपसंयोजी परिसर में जो जल के अणु उपस्थित है उनके बेटा नंबर्स में भिन्नता होगी, मतलब कभी उसमें ज़्यादा, मतलब कभी इसमें ज़्यादा कभी उसमें ज़्यादा, इस तरह से। मतलब एक एग्जाम्पल देखिए जैसे मैं आपको समझाऊँ, जैसे अपने पास में मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था FeH2O का होल थ्राइस, और यहाँ पे था आपके पास में Cn का, या Cl लिख दूँ यहाँ पे सिंपल Cl3 ऐसे कर। तो बेटा एक तो अपने पास में है, दूसरा अगर मैं इसका कंपाउंड यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारे पास में, मान लो थोड़ी सी देर के लिए मान लो Cl2। बेटा यहाँ पे मैंने अगर इसका जलयोजन स्वामी बनाना है तो बेटा अपन क्या करेंगे, FeH2 मैंने यहाँ पे कर दी केवल 2 H2 का होल ट्वाइस। अब बेटा लिगेंड तो 6 रहने हैं, दो 3 लिगेंड ये रहे, एक चौथा यहाँ से ले लो, तो बेटा ये हो गया Cl4, और यहाँ पे अपन लिख देंगे बाहर लिख देंगे अपन Cl2.H2। तो देखो यहाँ पे बेटा ये दोनों आपस में जलयोजन स्वामी, कैसे बेटा, कि देखो यहाँ पे तो जल के अणु 3 है उपसंयोजी परिसर में, यहाँ पे बेटा केवल 2 है, इसके आयनिक परिसर में कोई नहीं है जबकि इसके आयनिक परिसर में 1 है, तो जबकि बेटा सारी चीज़ें यहाँ पे सेम टू सेम है। तो बेटा ये दोनों आपस में समायोगी है, और समायोता इनमें कौन सी वाली, जलयोजन वाली, ठीक है बेटा। तो ये होती है समायोता, ठीक है। तो बेटा इसके लिए ध्यान रखना। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ तुम्हें मैं, एक चीज़ और बता दूँ, तो बेटा वो चीज़ अपने पास में ही है, मैं बेटा यहाँ पर बना के चल रहा हूँ, बेटा मेरा फ्लैश आ रहा है यहाँ पर, है ना, इस वजह से। तो बेटा देखो जैसे एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, वो चीज़ क्या बताई तो मैं ध्यान दिया, हाँ ध्यान आ गया। तो बेटा अपने ऊपर सेशनरी परिसरों के बेटा जो क्या बोलते हैं उपयोग है ना, वो चीज़ बेटा आपको पढ़ने उपयोग कई बार पूछे गए हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा। आपको उपयोग तो आपको अपने आप ही पढ़ लेने हैं। अब इसके बाद बेटा बात करें अपन सेकंड केमिस्ट्री की, ठीक है। तो बेटा देखो सेकंड केमिस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सुन लो। कि जैसे बेटा सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री वर्गीकरण की, 3 डिग्री वर्गीकरण। तो बेटा ये वाला वर्गीकरण जो है या तो आपको हेलो एल्केन में देखने के लिए मिला है, या आपको एल्कोहल में देखने के लिए मिला है, या फिर बेटा आपको एमीन में, ठीक है ना। तो बेटा देखो एल्कोहल और हेलो एल्केन वाला तो बेटा बिल्कुल सेम है, ये मान लो, और एमीन वाला बेटा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं बताने जा रहा हूँ बेटा किस तरह से देखेंगे। देखो इन दोनों की मैं पहले बात करूँ, इसमें 1 डिग्री कौन सा, 2 डिग्री कौन सा, 3 डिग्री कौन सा। कि बेटा जब आपका हाइड्रोजन परमाणु किसी ऐसे कार्बन से लिंक होता है जो कार्बन खुद एक कार्बन से लिंक होता है, मतलब हाइड्रोजन परमाणु ऐसे कार्बन से लिंक है जो खुद एक कार्बन से लिंक है, तो बेटा इनको अपन बोलते हैं 1 डिग्री या प्राथमिक एल्केन। अगर बेटा आपका हाइड्रोजन परमाणु किसी ऐसे कार्बन से लिंक हो जो खुद 2 कार्बन से लिंक हो, तो बेटा उनको अपन बोलते हैं 2 डिग्री। देखो ये हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से लिंक है 2 से, तो बेटा ये अपने पास में 2 डिग्री एल्केन है। 3 डिग्री में बेटा क्या होगा कि हाइड्रोजन परमाणु आपका किसी ऐसे कार्बन से लिंक हो जो खुद 3 कार्बन से लिंक हो, तो बेटा उसको अपन बोलते हैं 3 डिग्री, ठीक है बेटा। तो ये 3 डिग्री का एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन परमाणु ऐसे कार्बन से लिंक है जो खुद 3 कार्बन से लिंक है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया 3 डिग्री। बेटा ऐसे सेम टू सेम एल्कोहल में होता है कि जब एल्कोहल समूह ऐसे कार्बन से लिंक हो जो खुद एक कार्बन से, तो 1 डिग्री, ऐसे 2 डिग्री, ऐसे 3 डिग्री। तो बेटा यहाँ पे एमीन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एमीन में क्या होता है, ये बेटा अमोनिया से ड्राइव होते हैं, ठीक है, अमोनिया के उत्पन्न है, तो इस वजह से बेटा ये एमीन है। तो बेटा एमीन में क्या बोला जाता है कि अगर आपके पास में मतलब कोई एल्किल या एरिल श्रृंखला मतलब आपके अमोनिया से अगर एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे तो बेटा 1 डिग्री, मतलब यहाँ से NH3 था, NH3 में से एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दिया R में, तो बेटा ये हो गया 1 डिग्री। अगर बेटा यहाँ से अगर 2 हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे तो बेटा आपके पास में बन जाता है 2 डिग्री, ठीक है ना। तो ये होता है बेटा 2 डिग्री। अगर यहाँ से बेटा तीनों के तीनों हाइड्रोजन को हटा दे तो बेटा ये होता है 3 डिग्री। तो ये होता है R और ये वाला R। चलो इसको यहाँ पे नहीं बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि बेटा इसके पास में एक काम के इलेक्ट्रॉन होता है, तो बेटा ये होता है 3 डिग्री, ठीक है, इस तरह से। तो बेटा ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो बेटा एमीन में थोड़ा सा अलग है और हेलो एल्कोहल में इस तरह से, ठीक है बेटा। तो 18 इसको बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसका, ठीक है।
अब इसके बाद बेटा थोड़ी सी आईयूपीएसी की बात करें तो देखो मैं हेलोएल्केन की अलग से बात कर रहा हूँ, उसके बाद में सभी ग्रुपों की सिंपल बात कर दूंगा वैसे। तो देखो बेटा हेलोएल्केन में क्या है, जैसे मान चलो मेरे पास में ये वाला कंपाउंड वैसे तो बेटा आपको आप लोगों को आईयूपीएसी आती होंगी, और क्योंकि बेटा आईयूपीएसी काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो बेटा यहाँ पे मान के चलो मेरा CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारे पास में CH2 बेटा, यहाँ पे Cl है। तो बेटा हमसे आप नंबरिंग आपको लॉन्ग चेन में उससे लेके कार्बन से करनी है जहाँ से हाइड्रोजन परमाणु नजदीक होता है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे पहले नंबर कार्बन के लिए तो 1 2 3 4। इंपॉर्टेंट बात ये कि बेटा आईयूपीएसी में हाइड्रोजन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है अगर हो तो, उसके बाद बेटा एल्किल का, ठीक है ना। और बेटा इन दोनों के ही नाम किसी भी कंडीशन में बेटा देख लेना हमेशा लॉन्ग चेन के नाम से पहले लिखे जाते हैं। तो बेटा पहला किसका लिखेंगे, हाइड्रोजन का। तो 1 पे आया बेटा तुम्हारे पास में क्लोरो, ठीक है बेटा। उसके बाद में 2 पे आया तुम्हारे पास में मैथिल, 2 पे आया तुम्हारे पास में मैथिल। उसके बाद बेटा उसके बाद बेटा अपन लिखेंगे लॉन्ग चेन का नाम, तो 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड आया बेटा ब्यूटेन, बेटा ये हो गया इसका नाम। अब बेटा इसके अलावा जैसे अपने पास में एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो बेटा ये होते हैं समूह। तो बेटा समूह के लिए क्या बोले जाते हैं, जहाँ से समूह नजदीक होता है वहाँ से नंबरिंग करो। तो बेटा एल्कोहल के लिए ओल आता है, एल्डिहाइड के लिए अल या एल आता है, कीटोन के लिए ओन आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक अम्ल आता है, ठीक बेटा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे दूँ तुम्हारे लिए CH3, और ये हो गया तुम्हारे पास में CH2, और यहाँ पे हो गया C, यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास में CH3, यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास Cl, आगे गए अपन COOH। तो बेटा इसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 2 3 और ये 4 नाम पहले बेटा हाइड्रोजन का, उसके बाद मैं लिखा। तो दूसरे नंबर पर आया तुम्हारे पास में क्लोरो, और दूसरे नंबर पर बेटा तुम्हारे पास में आया मैथिल, 4 कार्बन की चेन। तो बेटा 4 कार्बन की चेन को ओइक अम्ल लगा के बोलेंगे, तो बेटा ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है बेटा। बहुत बड़ा टॉपिक है, तो बेटा मैं तो केवल रिवाइज के हिसाब से बेटा ये 2 एग्जाम्पल लिए मैंने, ये बेटा इस तरह से कराया गया टॉपिक है ही नहीं है ना, लेंदी टॉपिक है बेटा। तो और बेटा इसके क्वेश्चन केवल 2 बनते हैं, मतलब 2 आते हैं आईयूपीएसी क्वेश्चन। और बेटा एक्चुअल में ये भी बोला जाता है कि भाई आईयूपीएसी के बिना आप मतलब वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह अटैम्प्ट नहीं कर सकते, मतलब कुछ ना कुछ तो आप वहाँ पे नुकसान करके आओगे। एक तो आईयूपीएसी का नुकसान हो जाएगा, और दूसरा बेटा आपसे कन्वर्जन वगैरह पूछा है तो वहाँ पे नुकसान हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद में बेटा मैं यहाँ पे विलेयता की बात कर रहा हूँ, विलेयता भी बोल रहा हूँ मैं, जल में विलेयता। तो बेटा जल में विलेयता के लिए ध्यान रखना कि जो अपने हेलोएल्केन है बेटा उनकी विलेयता कम होती है, इनसे बेटा थोड़ी सी ज़्यादा होती है तुम्हारे पास में बोले तो किसकी किसकी बोले अपन, चलो ईथर बोले दे रहे हैं, ईथरों की, चलो सही है, ईथर है अपने पास में। इसके बाद बेटा इनके बाद में बेटा विलेयता होती है अपने पास में, क्या बोलते हैं, कीटोन की। कीटोन के बाद में बेटा तुम्हारे पास में होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से बेटा ज़्यादा होती है तुम्हारे पास में एल्कोहल की, या चलो मैं यहाँ पे एमीन बोले दे रहा हूँ, एमीन से ज़्यादा होती है बेटा एल्कोहल की। एल्कोहल से बेटा ज़्यादा विलेयता होती है तुम्हारे पास में क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की। बेटा इस तरह से होती है जल में विलेयता इनकी, ठीक है बेटा। और यहाँ से बेटा बात होने लग जाती है हाइड्रोजन आबंध की, कि भाई ये जल में क्यों घुलता है, क्योंकि हाइड्रोजन आबंध बनाता है जल के साथ में। एल्कोहल क्यों घुलता है बेटा, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन आबंध बनाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्यों घुलता है बेटा, ये भी हाइड्रोजन आबंध बनाता है, ठीक है ना बेटा, इस वजह से। और जैसे जैसे बेटा इनका परमाणु भार बढ़ाओगे, मतलब कार्बन की परमाणु की संख्या बढ़ाओगे, तो बेटा इनकी जल में विलेयता क्या होगी, घटेगी, क्योंकि बेटा जल विलायक भाग बढ़ जाता है। अब बेटा अगर मैं क्वथनांक की बात करूँ तो बेटा हेलोएल्केन से ज़्यादा क्वथनांक होता है तुम्हारे पास में, पक्की बात है बेटा ईथरों का। ईथर से बेटा ज़्यादा क्वथनांक होता है तुम्हारे पास में कीटोन का, कीटोन से भी ज़्यादा एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड से भी ज़्यादा क्वथनांक होता है एमीन का, एमीन से भी ज़्यादा एल्कोहल का, एल्कोहल से भी ज़्यादा कार्बोक्सिलिक का, ठीक है बेटा। और अपने अपने समूह में बात करें बेटा जितनी कार्बनों की संख्या ज़्यादा होगी क्वथनांक उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जैसे आपके पास में मेथनॉल दे दे, एथनॉल दे दे, प्रोपिनॉल दे दे, आपसे पूछ रहे भाई बताओ तीनों में किसका मतलब क्वथनांक ज़्यादा है, तो बेटा ध्यान रखना प्रोपिनॉल का ज़्यादा होगा, क्योंकि बेटा प्रोपिनॉल का वहाँ पर अणुभार ज़्यादा, तो अणुभार बेटा जितना ज़्यादा होता है किसी कंपाउंड का उसका बेटा जो क्या बोलते हैं क्वथनांक भी उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। अब इसके बाद बेटा अपन बात करेंगे एमीन की क्षारकता वगैरह की, क्षारकता के लिए तो बेटा एमीन की क्षारकता के लिए आप ध्यान रखना कि गैसीय अवस्था में जो अपने 3 डिग्री एमीन है बेटा उनकी क्षारकता सबसे ज़्यादा होती है, 2 डिग्री की उससे कम, और 1 डिग्री की उससे भी कम। और बेटा अमोनिया की तो किसी भी कंडीशन में देख लेना बेटा, अमोनिया की क्षारकता तो बेटा एमीनों से कम होती है, ठीक है बेटा। तो ये अपने पास बेटा कुछ टॉपिक थे अपने जिन्हें बेटा मैंने आपके सामने डिस्कस किया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद में अपन बात करें बेटा कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शंस की, ठीक है। तो बेटा जो आपको मतलब पढ़ लेनी है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से। तो बेटा सबसे पहले रिएक्शन आपके पास फिंगस्टाइन, बेटा नाम मैं बोलते जाऊँगा, उसके बाद मैं सीधे यहाँ पर रिएक्शन लिखूंगा। चलो मैं 1 2 के नाम भी लिख दूंगा जो थोड़े से टिपिकल है।
जैसे अपने पास में है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। तो बेटा फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें बेटा अपने पास में हेलोजन के एक्सचेंज की अभिक्रिया, तो कोई सा भी हेलोजन, कोई सा भी नहीं, क्लोरीन और ब्रोमीन वाला। तो बेटा इसकी रिएक्शन अगर मैं यहाँ पर सोडियम आयोडाइड के साथ में करवा दूँ, इसके साथ सोडियम आयोडाइड के साथ, तो बेटा ये बन जाता है RI और यहाँ से बेटा NaX अलग हो जाता है। ठीक है, दूसरी होती है बेटा अपने पास स्वार्ट्स अभिक्रिया। बेटा इसी चैप्टर की रिएक्शन है स्वार्ट्स में बेटा क्या होता है कि अपने पास में मतलब फिर से या तो कोई क्लोरो एल्किन होगा या ब्रोमो एल्किन होगा, इससे बेटा रिएक्शन अपन किसी धातु फ्लोराइड के साथ में करवा देते हैं। तो बेटा यहाँ पे अपने पास में एल्किल फ्लोराइड मिलता है। ठीक है ना, उसके बाद में AgX अलग हो जाता है। उसके बाद बेटा तीसरी होती है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के निर्माण वाली। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण बेटा काफ़ी सारी, मतलब काफ़ी सारी तो नहीं, कम से कम 15-16 रिएक्शन तो बेटा मैं लिखने जा रहा हूँ। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के निर्माण में क्या होता है कि बेटा आपके पास में कोई हेलो एल्किन है, उसकी रिएक्शन बेटा आप मैग्नीशियम धातु के साथ में करवाओगे, रिएक्शन रहेगी बेटा यहाँ पे शुष्क ईथर की, किसकी, शुष्क ईथर की बेटा। तो यहाँ पे आपके पास में बन जाता है RMgX, जिसको बेटा अपन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा अपने पास में आती है क्या बोलते हैं वुर्ज रिएक्शन। बेटा वुर्ज रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो बेटा इसका कन्वर्जन में यूज होता है। तो बेटा वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास में कोई हेलो एल्केन है, उसकी रिएक्शन आपने सोडियम धातु के साथ में करवाई, प्रेजेंस थी यहाँ पे इसी की शुष्क ईथर की। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इसको गर्म भी करना होता है, गर्म करने के लिए आप यहाँ पे डेल्टा बना सकते हो। तो बेटा यहाँ से दोगुने कार्बन वाला एल्किल से दोगुने कार्बन वाला एल्किल बनेगा, मतलब R बन जाएगा, और यहाँ से सोडियम हैलाइड जो है वो अलग हो जाएगा। उसके बाद बेटा फिटिंग होती है बेटा यहाँ पे एक्चुअल में एरोमेटिक वर्जन है वुर्ज का। तो फिटिंग में बेटा अपने पास में क्या होता है कि आपके पास में बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन बोले तो क्लोरोबेंजीन होता है बेटा तुम्हारे पास में, इसकी या मतलब हेलोजन होता है, उसकी रिएक्शन सोडियम के साथ में करवा होते हैं। बाकी बेटा प्रेजेंस वगैरह सेम रहती है शुष्क ईथर वाली। तो बेटा यहाँ पे 2 बेंजीन की चेन आपस में जुड़ जाती है, बेटा यहाँ पर बन जाता है डाइफेनिल। क्या बनता है, डाइफेनिल। बेटा ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, यहाँ पे बेटा डाइफेनिल बन जाता है और यहाँ से बेटा फिर से NaX अलग हो जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा दोनों का मिक्सर होता है, जिसको अपन बोलते हैं वुर्ज-फिटेगा अभिक्रिया। वुर्ज-फिटेगा अभिक्रिया बेटा ये रिएक्शन इस साल की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होगी वुर्ज-फिटेगा। ठीक है बेटा, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो बेटा दोनों का मिक्सर में क्या है कि यहाँ पे बेटा क्लोरोबेंजीन लिया मैंने, यहाँ पे बेटा मैंने CH3Cl लिया, सोडियम की प्रेजेंस थी, सोडियम के साथ रिएक्शन हुई थी, प्रेजेंस थी यहाँ पे शुष्क ईथर की, और शुष्क ईथर की प्रेजेंस में बेटा जो अपना बेंजीन है इसके साथ में CH3 हो गया, तो बेटा एक्चुअल में टोलुइन बन गया। क्या बन गया, टोलुइन। तो बेटा ध्यान रखना, अगर आपसे कोई टोलुइन बनवाए तो बेटा इस वाली विधि से टोलुइन अपन आराम से बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये रिएक्शन है आपके पास में कुछ, और भी आगे बढ़ रहा हूँ मैं अभी। इसके बाद बेटा अगली इसको मैं साफ कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, 5 रिएक्शन हो गई अपने पास में, और देखो यहाँ पे काफ़ी सारी रिएक्शन लिखूंगा बेटा, मेरे को काफ़ी सारी रिएक्शन याद है, तो मैं आपके लिए उन्हीं रिएक्शन को लिखने जा रहा हूँ जो इस साल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलो अब बेटा इसके बाद में अपने पास में जो अगली रिएक्शन आ रही है बेटा वो है एस्टरीकरण की। एस्टरीकरण में क्या होता है बेटा, जब आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसी अल्कोहल के साथ में करवाते हो, बेटा प्रेजेंस वहाँ पे किसी एसिड की रहती है जैसे H2SO4 की, तो बेटा यहाँ पे एक एस्टर बन जाता है, मतलब RCOOR, और बेटा साथ में आपका बनता है H2O। बेटा इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन एस्टरीकरण की अभिक्रिया। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा अपन बात करने जा रहे हैं क्या बोलते हैं कोल्बे अभिक्रिया की। तो बेटा कोल्बे अभिक्रिया में क्या होता है कि अपन यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं कोई नहीं, मतलब फिनॉल होता है, फिनॉल की अभिक्रिया बेटा अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवा देते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अपने पास में सोडियम का फिनॉक्साइड बन जाता है, यहाँ पर ONA, और बेटा इसका करना होता है ONA बन जाता है। उसके बाद बेटा इसका सिंपल ही करना होता है, मतलब इसकी रिएक्शन करवानी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, और इसका अम्लीय जल अपघटन। ठीक है बेटा, और ये अपने आप में क्या बन जाता है सैलिसाइल्डिहाइड बन जाता है, सॉरी सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया तुम्हारे पास में CO2 पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अम्लीय जल अपघटन करेंगे। ठीक है ना, अम्ल अपघटन करेंगे, तो बेटा यहाँ पे अपने के पास में क्या बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल। बेटा ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है ना, ये तो होती है बेटा कोल्बे तुम्हारे पास में। ठीक है, कोल्बे है ये। कोल्बे के बाद बेटा अगली जो रिएक्शन आती है बेटा वो होती है अपने पास में क्या बोलते हैं रायमर-टीमन। ठीक है बेटा, तो रायमर-टीमन में क्या होता है समझना है इसको, जैसे मेरे पास में फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन बेटा मैं यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाता हूँ मैं। ठीक है ना, तो बेटा यहाँ पे मेरे पास में फिनॉक्साइड, सोडियम का फिनॉक्साइड, और साथ में बेटा यहाँ पे CHO ग्रुप ये मिलेगा। इसके बाद बेटा इसका अपने को करवाना होगा जल अपघटन करके, तो बेटा यहाँ से ये हट जाएगा, इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, तो बेटा ये अपने पास में बन जाएगा सैलिसैल्डिहाइड, इसको बेटा बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। तो बेटा ये होती है रायमर-टीमन अभिक्रिया। ठीक है बेटा,
इसके बाद में अगली रिएक्शन है अपने पास में विलियमसन ईथर संश्लेषण वाली। कहाँ पे लिखूँ, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण में क्या होता है बेटा, आपके पास में कोई भी सोडियम का एल्कोक्साइड होता है, उसकी रिएक्शन बेटा अपन एल्किल हैलाइड के साथ में करवाते हैं। तो बेटा यहाँ पे अपने पास में ROR बन जाता है और साथ में अपना NaOH यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये होती है बेटा विलियमसन ईथर संश्लेषण। उसके बाद बेटा अगली रिएक्शन जो है इसको बेटा मैं साफ कर रहा हूँ। अगली जो रिएक्शन है बेटा अपने पास में वो फीडल क्राफ्ट। बेटा फीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन है वो एक्चुअल में हाइड्रोजन वाले चैप्टर में है, तुम्हारे में फिनोल वाले में है। उसके बाद बेटा आपके ईथर में भी होती है फीडल क्राफ्ट। उसके बाद बेटा फीडल क्राफ्ट जो है और किसी के साथ में होती है और किसी के साथ बेटा फीडल क्राफ्ट नहीं होती है। ठीक है ना, और सभी जो मतलब कंपाउंड्स हैं आपके पास बेटा वो निष्क्रियक का काम करते हैं। जो समूह जो है वो निष्क्रियक का काम करते हैं, मेटा नहीं दे सकता, तो बेटा उनमें कोई मेटा बनते हैं। ठीक है ना, और बेटा यहाँ पे अपने पास में फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो जाती है। फीडल क्राफ्ट में क्या होता है बेटा, फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो तरह की होती है, एक होती है एल्कीकरण की, एक होती है एसिडीकरण की। तो बेटा मैं यहाँ पे एल्कीकरण की रिएक्शन होती है डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की। हाँ, फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फीडल क्राफ्ट में बेटा आपके पास में क्या है कि जैसे मान के चलो यहाँ पे आपके पास में क्लोरोबेंजीन है। ठीक है बेटा, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी CH3Cl के साथ में। प्रेजेंस थी बेटा यहाँ पे निर्जल AlCl3 की, निर्जल AlCl3 की बेटा प्रेजेंस थी यहाँ पे। तो बेटा यहाँ से क्या होगा, Cl अपना अलग हो जाएगा और CH3 इसमें जाके जुड़ जाएगा। सॉरी नहीं अलग होगा बेटा, ये CH3 मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड बनाएंगे किसी में तो CH3 ऑर्थो का, किसी में CH3 पैरा है। बेटा यहाँ पे ऑर्थो पैरा उत्पाद बनते हैं तुम्हारे पास में। तो यहाँ पे आया तुम्हारे पास Cl, तो जैसे मैं यहाँ पे जुड़ गया CH3 और प्लस का, और यहाँ पे क्या बनेगा, उसी एक ही पात्र में बनेंगे बेटा ये दोनों तरह कंपाउंड। तो ये Cl और यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास CH3। तो बेटा एक बात का ध्यान रखना है, पैरा वाला है वो होता है मुख्य उत्पाद और जो ऑर्थो वाला वो होता है अल्प उत्पाद। मतलब बेटा ये तो बनता है जो ये जो है बेटा ये तो बनता है कम मात्रा में, ये बनता है ज़्यादा मात्रा में। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा अपन बात करें रोजेनमुंड अपचयन की। रोजेनमुंड की रोजेनमुंड में बेटा क्या अपने पास में कोई एसिड हैलाइड होता है, एसिड हैलाइड CuCl। इसकी बेटा रिएक्शन अपन मतलब बेरियम सल्फेट और पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट के साथ में करवाते हैं बेटा। ठीक है ना, तो बेटा यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है बेटा उसको अपन बोलते हैं बेंजाइडिहाइड। क्या बोलते हैं, बेंजाइडिहाइड बनता है बेटा यहाँ पे, ये बेंजाइडिहाइड के निर्माण की रिएक्शन है। ठीक है ना, ऐसी बेटा एक और रिएक्शन है, इसको मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ। एक और रिएक्शन बेटा अपने पास में ईटार्ड रिएक्शन में क्या है बेटा तुम्हारे पास में, कि यहाँ पे बेटा आपके पास में टोलुइन है। टोलुइन की रिएक्शन बेटा क्रोमियल क्लोराइड के साथ में करवाते हैं अपन, मतलब बोले तो CrO2Cl2 के साथ में दो अणु बेटा एक साथ में काम आते हैं इस रिएक्शन में। ठीक है बेटा, प्रेजेंस होती है यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड की। तो बेटा यहाँ से जैसी ये रिएक्शन होती है तो बेटा यहाँ पे एक मतलब मध्यवर्ती यौगिक बनता है जिसकी शक्ल बेटा इस तरह की होती है। अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो बेटा इसको भले मत बनाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे सिंपल जलापट लिख देना, आगे अपन क्या बनाते हैं कि बेंजाइडिहाइड। ठीक है ना, इस तरह से। तो बेटा मैं इसका मध्यवर्ती बना के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर होता है तुम्हारे पास में CH, बैक के अंदर OCRO, उसके बाद में HCl2 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो बेटा इसका अगर मैंने अम्लीय जल अपघटन किया बेटा तो ये अपने पास में क्या बन जाता है, बेंजाइडिहाइड बन जाता है बेटा। ठीक है बेटा, एक रिएक्शन मतलब बेंजाइडिहाइड के निर्माण की अपने पास में ये भी होती है। ठीक है बेटा, एक और रिएक्शन है अपने पास में, मैं इसको बेटा साफ कर रहा हूँ। अगली रिएक्शन होती है बेटा अपने पास में स्टीफन रिएक्शन में बेटा अपने पास में क्या होता है कि जो अपने पास में क्या बोलते हैं, कोई साइनाइड है या जिसको साइनाइड को मतलब इंग्लिश में नाइट्राइल बोलते हैं। तो बेटा अपने पास में कोई साइनाइड है, उसकी रिएक्शन अपने SnCl2 और HCl के साथ में करवाते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे इमीन मिलेगा। इमीन बोले तो बस उसके मतलब NH और C के बीच में होता है डबल बॉन्ड। तो बेटा ये होगा आपके पास RCH डबल बॉन्ड NH। और बेटा इसका फिर से वही बात कि भाई इसका फिर से अम्लीय जल अपघटन करवा दो। तो बेटा यहाँ पे ये अपने पास में क्या बन जाएगा, जल अपघटन करवा दें बेटा तो यहाँ पे अपने पास में क्या बन जाएगा, RCHO। ठीक है बेटा, और RCHO बन गया RCHO। उसके बाद बेटा ये अपने पास में अमोनिया गैस अलग हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये होती है अपने पास में स्टीफन अभिक्रिया। इसके बाद बेटा अगली रिएक्शन अपने पास में कौन सी है, गाटरमान कोच है बेटा। गाटरमान कोच बेटा एल्डिहाइड के निर्माण की काफी सारी बेटा नेम रिएक्शन है, ध्यान रखना। ये बेटा गाटरमान कोच है, गाटरमान रिएक्शन बेटा आगे मिलेगी अभी तुम्हें। बेटा गाटरमान कोच रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास में सिंपली बेंजीन होता है बस। ठीक है ना, और बेंजीन की रिएक्शन बेटा अपन CO प्लस के HCl के साथ में करवाते हैं।
उसके बाद बेटा यहाँ पे प्रेजेंस किसकी रहती है तुम्हारे पास में, प्रेजेंस रहती है बेटा यहाँ पे निर्जल AlCl3 की या CuCl की, ठीक है ना, निर्जल AlCl3 की। बेटा यहाँ पे भी आपको क्या बनता है, बेंजेल्डिहाइड मिलता है, क्या मिलता है, बेंजेल्डिहाइड, ठीक है बेटा। ये रिएक्शन होती है अपने पास गाटरमैन कोच। इसके बाद बेटा आपके पास में अगली रिएक्शन जो होती है जिसका नाम है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है कि आपका मतलब कोई ऐसा कीटोन हो जिसमें कम से कम एक मेथिल ग्रुप हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया RC≡OCH3, ये बेटा मेरे पास में कीटोन है। इसकी रिएक्शन बेटा अपन करवा रहे हैं सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ में, मतलब यहाँ पे NaOX के साथ में। तो बेटा यहाँ पे एक तो इसका मतलब क्या बोलते हैं, सोडियम का मतलब कार्बन का लवण बनेगा, तो मतलब यहाँ पे बोलेंगे अपन RCOONA बनेगा। और दूसरा बेटा यहाँ पर कोई हेलोफॉर्म बनेगा, जो हेलियन होगा उसी का हेलोफॉर्म, मतलब यहाँ पे बनेगा CHOX3। अगर यहाँ पे Cl हो तो Cl3 बोले तो क्लोरोफॉर्म, अगर फ्लोरीन हो तो F3 मतलब फ्लोरोफॉर्म, इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो ये होगी बेटा अपने पास में हेलोफॉर्म है। ये इसको बेटा साफ करो, और भी रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, तीन चार रिएक्शन बेटा और रहेगी अभी। चलो बेटा इसके बाद में जो अगली रिएक्शन है वो अपने पास में HBZ रिएक्शन बेटा किस तरह से होती है कि आपके पास में कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके पास में बेटा अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, ठीक है बेटा। इसकी रिएक्शन आप लाल फॉस्फोरस की प्रेजेंस में बेटा हेलोजन के साथ में करवा दो। हेलोजन बोले जहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है ना, केवल दो ही हेलोजन बेटा। तो ये जो हेलोजन परमाणु बेटा वो इसके अल्फा कार्बन पे जाकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बेटा अल्फा हेलो कार्बोक्सिल बनता है, मतलब RCH यहाँ पे जुड़ जाता है तुम्हारे पास में X, और ये होता है COOH, ठीक है बेटा। तो ये होती है अपने पास में HBZ रिएक्शन, ठीक है बेटा। इसके बाद में अगली जो रिएक्शन बेटा वो है अपने पास में एल्डोल संघनन वाली, एल्डोल की रिएक्शन है, ठीक है ना। कौन सा रिएक्शन अपने पास में, एल्डोल है बेटा। तो बेटा एल्डोल में क्या होता है, एल्डोल में बेटा ऐसा मतलब एल्डिहाइड काम में आता है जिसके पास बेटा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन होता है सॉरी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH3CHO, ठीक है। ऐसे बेटा दोनों एक साथ में काम में आते हैं यहाँ पे। बेटा यहाँ पे एक बार मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लूँ कि यहाँ पे बेटा प्रेजेंस कोई किसी की है। बेटा यहाँ पे अब जो प्रेजेंस है बेटा वो तरु सोडियम हाइड्रोक्साइड की है, NaOH की है बेटा, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे ये जो मतलब कंपाउंड बनता है ना वो बनता है अपने पास में अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है ना बेटा। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं, मतलब एल्कोहल भी आया और यहाँ पे एल्डिहाइड समूह भी आया, तो मतलब इसकी शक्ल कैसे होगी, CH3 CH2 CH, और यहाँ पे बेटा OH, और यहाँ पे बनता है CHO, ठीक है बेटा, इस तरह से। तो इसके बाद बेटा अगली जो रिएक्शन है, अगली बेटा जो रिएक्शन है यहाँ पे एल्डोल के बाद में अगली कौन सी आएगी, कैनिजारो, है ना। चलो कैनिजारो बेटा दोनों NCERT में साथ में लिखी गई, एक तरह से ये मान लो, है ना, मान के लो बेटा वास्तव में लिखी गई। तो कैनिजारो रिएक्शन बेटा इसमें ऐसे एल्डिहाइड काम में आते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, बोले तो HCHO बस केवल, ठीक है ना। HCHO बेटा दो अणु आएंगे यहाँ पे, उसके बाद में इसकी रिएक्शन करी जाएगी बेटा सामने KOH के साथ में, है ना। बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, एक जो CHO होगा वो तो बेटा बन जाएगा पोटेशियम का फॉर्मेट, मतलब ऑक्सीजन हो जाएगा वो। तो यहाँ पे एक तो बन जाएगा बेटा तुम्हारे पास में HCOO, और दूसरा बेटा जो एल्डिहाइड बेटा वो अपचित होकर एल्कोहल बना देगा, बोले तो CH3OH, ठीक है बेटा। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं कैनिजारो, हटा दें इसको। चलो इसके बाद बेटा रिएक्शन अपने पास में कार्बेल एमीन अभिक्रिया। तो कार्बेल एमीन अभिक्रिया बेटा एक्चुअल में क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एमाइंस का परीक्षण भी होता है। तो बेटा कार्बेल एमीन अभिक्रिया को आप लोग अपने आप ही पढ़ लेना। रिएक्शन होती है अपने पास में मतलब क्या बोलते हैं, साइनाइड और आइसोसाइनाइड वाला है, ठीक है ना, आइसोसाइनाइड बनता है बेटा उसमें। तो बेटा यहाँ पे अपने पास में 1 डिग्री एमीन होता है, उसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक QH के साथ में करवा रहे होते हैं, तब जाकर बेटा रिएक्शन होती है वो क्या बोलते हैं, कार्बेल एमीन अभिक्रिया, ठीक है बेटा। ऐसी बेटा एक और रिएक्शन अपने पास में, चलो मैं उसका नाम लिख रहा हूँ, अमोनिया अपघटन, देखिए दे रहे बेटा, अमोनिया के भी एक भी रिएक्शन हुई है, अमोनिया अपघटन, ठीक है बेटा। अमोनिया अपघटन में बेटा अपने पास में क्या है कि आपके पास में कोई भी मतलब जैसे बोले जैसे अपने पास में कोई हेड एल्केन है, जैसे मैं यहाँ पे चलो RX लिख दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ पे इसकी अभिक्रिया करवाई मैंने NH3 के साथ में, तो
तो यहाँ पे बेटा टेम्परेचर है 373 केल्विन, और बेटा ये होती है सीलबंद नलिका में, सीलबंद नलिका। तो बेटा यहाँ से क्या होगा कि जो X है वो एक H को ले जाएगा अपने साथ में, बेटा ये क्या बन जाएगा RNH2, इसको बेटा अपन बोलते हैं अमोनिया अपघटन, ठीक है ना बेटा। और रिएक्शन अपने पास में विकार्बोक्सीकरण की बेटा, इसका मैं बीच में ध्यान रखिए, ये रिएक्शन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी बेटा, इंपोर्टेंट रिएक्शन है विकार्बोक्सीकरण। विकार्बोक्सीकरण में क्या होता है बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का बेटा जो लवण है उसकी बेटा रिएक्शन होती है, ठीक है ना, सोडा लैम के साथ में। तो जैसे अपने यहाँ पे लिखा RCOONA, RCOONA, और इसकी बेटा रिएक्शन हो रही है सोडा लैम के साथ में, बोले तो CaO प्लस का सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा। ये रिएक्शन होती है अपने पास में, तो बेटा ये तो बन जाता है RH, और यहाँ से बेटा Na2CO3 का क्या हो जाता है, गायब हो जाता है यहाँ से, ठीक है बेटा। तो इसको अपन बोलते हैं विकार्बोक्सीकरण की अभिक्रिया, ठीक है बेटा। इतनी सारी रिएक्शन बेटा, इनमें से ये रिएक्शन बेटा आपको याद करनी, इनको निम्न रिएक्शन बोलते हैं एक्शन, और ये बेटा इंपोर्टेंट रहती है हर साल बोर्ड के पेपर के लिए, ठीक है बेटा। तो मैं इसको 18 हूँ। अब बेटा लास्ट वाला अपने पास में चैप्टर रह गया, नाम है उसका बेटा जैव, ठीक है। जैव की बेटा अपन बात करने जा रहे हैं। जैव बेटा जो पहला टॉपिक है वो होता है अपने पास में कार्बोहाइड्रेट, वे सभी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन, मतलब ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी होगी जिनमें एल्डिहाइड या कीटोन समूह उपस्थित होगा, अपने बेटा क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है बेटा। इनके वर्गीकरण की बात करें तो बेटा जो इंपोर्टेंट वर्गीकरण है वो मोनोसैकेराइड इकाइयों के आधार पर। तो बेटा बेसिक थ्योरी से बोल रहा हूँ मैं कि बेटा एक तो होते हैं अपने पास में मोनोसैकेराइड, दूसरे ओलिगो, तीसरे पॉलीसैकेराइड, ठीक है ना। तो मोनोसैकेराइड कौन से, जो बेटा जलापरिवर्तित नहीं होते हैं ना, और पॉलीसैकेराइड कौन से, जो बेटा जलापरिवर्तन के पश्चात 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड इकाइयां बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं अपन ओलिगोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड कौन से बेटा, जो जलापरिवर्तन के पश्चात क्या बोलते हैं 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां बनाते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। अब बेटा इसके बाद में इसमें जो इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है अपने पास में ग्लूकोज। तो बेटा ग्लूकोज के सबसे पहले परीक्षण की अभिक्रिया आती है, भाई ग्लूकोज की संरचना के प्रूफ दीजिए। तो बेटा पहला है कि भाई ग्लूकोज में 6 के 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में होते सिद्ध कीजिए। तो बेटा कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन हाइड्रोजेट के साथ उसको लंबे समय तक गर्म कर दो, तो बेटा वो नॉर्मल हेक्सेन बन जाता है, ठीक है बेटा। दूसरा उसके क्योंकि आपसे अगर एक भाई कार्बोनिल समूह का टेस्ट होता है, इसमें कार्बोनिल समूह होता है, तो बेटा कुछ नहीं करना, फिर से आपको केवल क्या करना है, ग्लूकोज की जो अभिक्रिया बेटा या तो करवा दो हाइड्रोक्सिलैमीन के साथ में, या करवा दो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में। तो या तो बेटा उसका साइन और हाइड्रोजन बन जाएगा, या फिर उसका ऑक्सीजन बन जाएगा। उसने कहा भाई इसमें प्रूफ कीजिए कि इसमें एल्डिहाइड समूह होता है। तो एल्डिहाइड समूह के लिए अपन क्या करेंगे, किसी दुर्बल ऑक्सीकरण के साथ उसकी अभिक्रिया करवा देंगे, तो उससे क्या होगा, CHO समूह COOH में ऑक्सीकृत हो जाएगा, जैसे Br2 जल के साथ में, ठीक है ना। और उसने कहा बेटा कि इसमें ये सिद्ध कीजिए कि मतलब 5 OH समूह होते हैं, तो बेटा इसकी रिएक्शन एसिटिक है ना हाइड्राइड के साथ में करवा देते हैं, जिससे बेटा ग्लूकोपेंटाएसिटेट बनता है। इसके बाद बेटा आपसे अगर ये बोला गया कि भाई सिद्ध कीजिए कि इसमें मतलब 1 डिग्री OH समूह होता है, तो बेटा इसको किसी प्रबल ऑक्सीकरण के द्वारा ऑक्सीकरण करवा दो, तो जो ऊपर वाला जो CHO वो भी COOH बन जाएगा, नीचे वाला जो CH2OH बेटा वो भी क्या बन जाएगा, COOH, ठीक है बेटा। तो ये होते हैं इसकी संरचना के प्रूफ वाले रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा रिएक्शन ये आपको देख लेनी है। अब इसके बारे में मैं संरचना की बात कर रहा हूँ, तो देखो पहली होती है प्रेशर या विब्रत कार्बन संरचना, दूसरी होती है बेटा आपके पास में चक्रीय, और तीसरी होती है बेटा हावर्त, ठीक है ना। तो मैं पहले बात करूँ फिशर की, तो बेटा फिशर संरचना इसकी ग्लूकोज की इस तरह की होती है, CH, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, तो H, तीसरे नंबर पर OH यहाँ पे, H यहाँ पे, चौथे नंबर पर बेटा OH यहाँ पे, H यहाँ पे, पाँचवें नंबर पर बेटा OH यहाँ पे, H यहाँ पे, CH2OH, बेटा इसको बोलते हैं इसकी फिशर संरचना या विब्रत कार्बन संरचना। इसके बाद बेटा चक्रीय संरचना बनती है, वो बनती है इस वाले कार्बन 5वें नंबर के कार्बन के बीच में। बेटा वो शक्ल किस तरह की होती है, समझ लो उसको कि यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पर भी H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे बेटा H, यहाँ पे केवल H, यहाँ पे CH2OH, और बेटा 5वें नंबर के कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में बनती है। तो बेटा इसका हाइड्रोजन तो इस वाले ऑक्सीजन के साथ में मिलकर, इस वाले ऑक्सीजन के साथ में क्या मिलकर क्या बना देता है, OH, और ये वाला ऑक्सीजन रह जाता है बेटा चक्र के बीच में बॉन्ड बनाने की, बेटा ये बन गया चक्र, है ना, बंद शकल बन गई। अब बेटा इसकी अवसंरचना किससे मिलती है, पायरिन से। बेटा पायरिन की पायरिन की शकल बेटा इस तरह से बना के अपन, पायरिन जैसी होती है और पायरिन नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है ना। जो बेटा राइट हैंड वाले जो समूह होते हैं बेटा वो जुड़ते हैं नीचे की ओर, और जो लेफ्ट हैंड वाले होते हैं बेटा वो जुड़ते हैं ऊपर की ओर। तो बेटा पहले वाले में OH जुड़ेगा नीचे, H जुड़ेगा ऊपर, दूसरे वाले में OH नीचे, H ऊपर, तीसरे वाले में OH ऊपर, H नीचे, और चौथे वाले में OH नीचे, H ऊपर, और पाँचवें वाले में बेटा CH2OH हमेशा ऊपर रहेगा, ध्यान रखना, H नीचे। तो बेटा जब अपना OH समूह चक्रीय संरचना में राइट हैंड पे होता है तो होता है बेटा ये अल्फा, अगर लेफ्ट हैंड पे होगा तो बेटा ये होगा अपने पास में बीटा, ठीक है बेटा। तो बेटा ये अपने पास में ये है अपने पास बेटा ग्लूकोज की बात। अब बेटा इसके बाद में मतलब क्या बोलते हैं उसके मतलब डाइसैकेराइड्स में बात करें तो बेटा सुक्रोज होता है, सुक्रोज बनता है बेटा
अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के द्वारा, ठीक है ना बेटा। वहाँ पे बॉन्डिंग जो है वो अपने पास में C1C2 वाली ग्लाइकोसाइड बॉन्डिंग द्वारा बनते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा अगला होता है तुम्हारे पास में क्या बोलते हैं, माल्टोस, सॉरी थोड़ा सा बेटा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तबीयत बेटा थोड़ी सी गड़बड़ है। दूसरा होता है बेटा अपने पास में माल्टोस। तो माल्टोस में क्या होता है बेटा, अपने पास में दोनों के दोनों अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज होते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद में अगला होता है बेटा तुम्हारे पास में लैक्टोस। लैक्टोस में क्या होता है कि एक तो होता है बेटा बीटा डी पॉजिटिव गैलेक्टोस और एक होता है बेटा तुम्हारे पास में बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, ठीक है बेटा। इनके बीच में जो दोनों में बेटा मैंने वो बताया बेटा, वहाँ पर जो ग्लाइकोसाइड बॉन्डिंग होती है बेटा वो होती है C1C4 वाली, ठीक है। तो बेटा इन टॉपिक्स को अपन देख लें आराम से। अच्छा बेटा ऐसे ही पॉलीसेकेंड में एक होता है स्टार्च। तो बेटा स्टार्च में दो तरह की मतलब श्रृंखला पाई जाती है, एक तो पाया जाता है एमिलोस, एक पाया जाता है एमिलोपेक्टिन। एमिलोस होता है उसमें 20%, एमिलोपेक्टिन होता है तुम्हारे पास में 80%, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना बेटा इसका। उसके बाद बेटा अगला टॉपिक है अपने पास में प्रोटीन। बेटा प्रोटीन क्या होते हैं, अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलकों को अपन बेटा प्रोटीन बोलते हैं, या मतलब ऐसे मतलब क्या बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड, जिनमें मतलब 100 या 100 से अधिक एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं, एमिनो अम्ल इकाइयाँ उपस्थित होती हैं, जिनका जो अनुभार है वो 10 यूनिट के आसपास होता है, उन्हें बेटा अपन क्या बोलते हैं प्रोटीन। अब बेटा प्रोटीन होते हैं दो प्रकार के, एक होता है रेशेदार, एक होता है गोलिकाकार। रेशेदार और गोलिकाकार। रेशेदार प्रोटीन कौन से होते हैं बेटा, जिनकी रेशे ऐसी शक्लें होती हैं बेटा जल में अवेले होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं अगर इसका बोलूँ तो मेरे पास में एग्जांपल है इसका केराटिन और मायोसिन। केराटिन, ठीक है ना, जो बेटा बालों वगैरह में पाया जाता है, या फिर मायोसिन। गोलिकाकार प्रोटीन कौन से बेटा, जो मतलब गोल शक्ल गोल आकृति वाले होते हैं और बेटा ये जल में अवेले होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अपन बोले तो बेटा इंसुलिन, ठीक है बेटा, ये प्रोटीन है। अब बेटा इनकी संरचना का अध्ययन 4 स्तरों पर किया गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और चतुष्क। और प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक और चतुष्क। 1 डिग्री शक्ल कैसी होती है कि जब आपके गोलिकाकार प्रोटीन एक निश्चित पैटर्न में एक सीधी श्रृंखला में इस तरह से जुड़े होते हैं, तो बेटा ये होती है 1 डिग्री। 2 डिग्री कौन सी होती है बेटा, 2 डिग्री में दो तरह की होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड, ठीक है ना। अल्फा हेलिक्स बोले तो कुंडलित शक्ल इस तरह की, ऐसे करके स्प्रिंग टाइप में। और बेटा बीटा प्लेटेड बोले तो जैसे कपड़ों के तय लगाते हैं उसको बेटा बोलते हैं प्लीट, है ना। तो बेटा उसकी टाइप की शक्ल होती है, बोले तो मतलब इस तरह की मतलब शक्ल ऐसे करके, ये ऐसे गया, उसके बाद बेटा ये ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे गया, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे गया, बेटा ये होती है बीटा प्लीटेड, ठीक है ना। 3 डिग्री कौन सी होती है बेटा, जब आपकी द्विगुणित संरचना और ज़्यादा बलित हो जाती है तो बेटा उसको अपन बोलते हैं 3 डिग्री, मतलब दो सिरों से लिपटी हुई स्क्रीन। ये बेटा 1 डिग्री की शक्ल, ये दोनों 2 डिग्री की, ये यहाँ पे अल्फा की, अल्फा हेलिक्स की, और ये बीटा प्लीटेड की। 3 डिग्री की शक्ल में बेटा क्या होता है, इस तरह की शक्ल होगी बेटा ऐसे करके, जो होगी बेटा 3 डिग्री की। और बेटा जब आपके पास में 2 डिग्री और 3 डिग्री शक्ल, 3 डिग्री मतलब अल्फा हेलिक्स और अपने 3 डिग्री शक्ल बेटा आपस में उलझ जाए तो बेटा ऐसी शक्लों को अपन क्या बोलते हैं चतुष्क। जैसे मान चलो ये वाली शक्ल ऐसे करके, ऐसे करके। इन बेटा प्रोटीनों की बेटा इन संरचनाओं को स्थायित्व देते हैं आपके पास में हाइड्रोबंध, स्थिर वैद्युतिकी बल, और तीसरा होता है बेटा अपने पास में क्या बोलते हैं हाइड्रोबंध, स्थिर वैद्युतिकी बल और वन डबल बल, ठीक है ना बेटा। अब बेटा देखो अगर आपके जो प्राकृतिक प्रोटीन है, अगर बेटा उसमें मैं कोई भौतिक या रासायनिक परिवर्तन कर दूं, जैसे तापमान परिवर्तन कर दूं या पीएच में परिवर्तन कर दूं, बेटा उससे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आबंध है वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से बेटा गोलिकाएं खुल जाती हैं और कुंडलियां अकुंडलित हो जाती हैं। तो मतलब जो प्रोटीन का जो काम होता है, प्रोटीन उस काम को नहीं कर पाता। तो बेटा ऐसे प्रोटीन को अपन क्या बोलते हैं, विकृतिकृत प्रोटीन, ठीक है ना। ये प्रोटीन का विकृतिकरण होता है, जैसे मतलब दूध से दही का जमना और या फिर अंडे की सफेदी का इसके अंदर उबाल नहीं पाए, ठीक है बेटा। तो ये होता है अपने पास में प्रोटीन। प्रोटीन के बाद बेटा अगला जो टॉपिक बनता है अपने पास में, उस टॉपिक का नाम है बेटा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में से बेटा मैं केवल एक ही टॉपिक की बात कर रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है डीएनए की द्विकोणीय संरचना। तो बेटा ये जो संरचना है बेटा ये दी थी वाटसन और क्रिक ने, है ना, सन 1953 में। तो बेटा इस वाली शक्ल में क्या था कि दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के पथ समांतर रूप में उपस्थित थी, ठीक है बेटा। इनमें 4 तरह के क्षारक पाए जाते हैं, उन चारों क्षारकों के नाम है एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ठीक है बेटा। एडेनिन और थायमिन के बीच में बेटा हमेशा डबल बॉन्ड होता है, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में बेटा ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये बॉन्डिंग है हाइड्रोजन वाली। अब बेटा जो बंद स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे इनमें बेटा आपको 4 जोड़ी बनाने होते हैं, चाहे कैसे ही बनाओ, टी डबल बॉन्ड ए लिखो या जी ट्रिपल बॉन्ड सी लिखो या सी ट्रिपल बॉन्ड जी लिखो बेटा, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके। और जो बेटा ओपन जो शक्लें होंगी जैसे ये वाली ओपन, तो बेटा इनमें आप 4 जोड़ी नहीं बनाओगे, 4 से कम बनाओगे, 2 या 3 जोड़ी। जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया ए डबल बॉन्ड टी, यहाँ पे मैंने बना दिया सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ऐसे करके। यहाँ पे बनाया बेटा, तो यहाँ पे बंद है तो बेटा इसमें 4 जोड़ी बनाना आप लोग। तो यहाँ पे जैसे मैं बना दिया सी ट्रिपल बॉन्ड जी, उसके बाद में ए डबल बॉन्ड टी, उसके बाद में जी ट्रिपल बॉन्ड सी। बेटा कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता, आपकी इच्छा जैसे बना लो, बस ध्यान ये रखना है कि ए का बॉन्ड टी के साथ में 2 बनेंगे और सी के बॉन्ड जी के साथ में 3 बनेंगे। बेटा जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सी ट्रिपल बॉन्ड जी,
जैसे बेटा यहाँ पे कोई एक दो बना दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टी डबल बॉन्ड ए, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ए डबल बॉन्ड टी, ठीक है बेटा, इस तरह से। अब बेटा देखो इसमें इसमें बेटा 10 उनको मतलब 10 की दूरी को मिला के बेटा बुलाया था चक्र। तो बेटा एक चक्र में 10 जोड़ी क्षारक होते हैं, जिनकी बेटा जो डिस्टेंस है 10 जोड़ी क्षारक की बेटा डिस्टेंस होती है अपने पास में 34 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा 4 युग्म से 4 युग्म की दूरी कितनी होती है बेटा 3.4 एंगस्ट्रॉम। डीएनए अणु का व्यास बेटा या तो 20 एंगस्ट्रॉम बोलना है या फिर 22 एंगस्ट्रॉम, ठीक है बेटा। और यहाँ से फिर 4 से 4 की दूरी को बेटा अपन बोलते हैं 10 एंगस्ट्रॉम या फिर 11 एंगस्ट्रॉम। तो चलो मैं 11 एंगस्ट्रॉम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 11 एंगस्ट्रॉम, ठीक है बेटा, इस तरह से जो होती है डीएनए की द्विपरक संरचना। इसके बाद बेटा मैं लास्ट बात कर रहा हूँ बस केवल विटामिन की। इसके बाद बेटा अपनी जो क्लास है बेटा वो खत्म हो जाएगी, और बेटा इन टॉपिक्स को आप वो बार बार पर रिपीट करना, जिससे कि बेटा आपको ये याद हो, आप बेटा पेपर में अच्छा कर दिया, क्योंकि बेटा पेपर में कल आपको ये वाले टॉपिक्स ही आपको दिखने वाले हैं वहाँ पे, ठीक है। तो बेटा देखो विटामिन क्या होते हैं कि मतलब ऐसे मतलब क्या बोलते हैं यौगिक या मतलब ऐसे मतलब कंपाउंड्स या पदार्थ जो मतलब मानव शरीर के लिए अत्यधिक कम मात्रा में उपयोगी होते हैं, परंतु जो मनुष्य की मतलब जैविक विकास वगैरह में या विकास वृद्धि वगैरह में हेल्प करते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं विटामिन, ठीक है ना। तो बेटा विटामिन एक्चुअली में दो तरह के होते हैं, एक होता है आपके पास में जल में विलयन और एक होता है बेटा वसा में विलयन। अच्छा बेटा जो विटामिन की कमी से जो बीमारियाँ होती हैं उन्हें बेटा बोलते हैं हीनताजन्य बीमारियाँ, और अगर बेटा विटामिन की अधिक मात्रा से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं अपन अति विटामिनता, जो बेटा जहरीला इफेक्ट होता है। जन्मे विलय विटामिन बोलते हैं बेटा जो जन्मे विलय होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें मतलब आराम से बॉडी से उत्सर्जित किया जा सकता है, और जो बेटा जिन्हें भोजन में लेना आवश्यक होता है बेटा वो होते हैं जन्मे विलय विटामिन। जैसे मैं इसके एग्जाम्पल बोलूँ तो बेटा अपने पास में इसके एग्जाम्पल है ADEK, है ना, अडेक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं ADEK। सॉरी बेटा एक मैंने चीज़ कन्फर्म की है, थोड़ा सा मतलब डाउट हो रहा था। जर्मन विलय विटामिन जो है बेटा वो एक तो होता है विटामिन बी और एक होता है विटामिन सी, ठीक है ना। और बेटा वसा में विलय जो होते हैं वो ऐसे विटामिन जो बेटा केवल वसा में विलय होते हैं, जल में विलय नहीं होते, और जो बेटा बॉडी में संग्रहित होते रहते हैं, मतलब बॉडी से जिन्हें उत्सर्जित नहीं किया जाता। बेटा ये वाले विटामिन कौन से बचे हुए ADEK, ठीक है बेटा। इसको बेटा पढ़ लेना ढंग से विटामिनों को, क्योंकि बेटा इनके जो कॉमन नेम है ना वो भी पूछे जाते हैं, जो मतलब क्या बोलते हैं जो ऑर्गेनिक नेम है वो भी। जैसे कि मतलब अपने पास में जो विटामिन ए है तो बेटा उस मतलब सॉरी जो क्या बोलते हैं विटामिन बी है उसका बेटा नाम होता है तुम्हारे पास में थायमिन। जैसे अपने पास में विटामिन का B2 है ना, उसको बेटा बोलते हैं राइबोफ्लेविन, ठीक है ना। इस तरह से जो अपना विटामिन सी है बेटा उसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है बेटा। तो ये बेटा आज के मतलब सेकंड लेक्चर बेटा इसी तरह से समाप्त हो गया बेटा, और इसको आप 2-3 बार रिपीट करके पढ़ना, लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा तो बेटा आप इसको 1.5 या 2 स्पीड में पढ़ना है इसको, ठीक है बेटा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक है, और बेटा आपके बोर्ड के पेपर में इनमें से आपका मतलब ये मान लो लगभग पूरा फंस जाएगा। जितने मैंने टॉपिक कराए ये सारे बेटा आपको एक तरह से मान लो सारे नहीं तो बेटा इन्हीं में से टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, इनसे कोई अलग टॉपिक नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, ठीक है बेटा। तो पढ़ते रहना और गुड लक पेपर के आपके बोर्ड के पेपर के लिए। धन्यवाद।